सुप्रभात बच्चों, साई राम। आप सब कैसे हैं? आप सभी ने अपना अपना गृह कार्य किया। अभी तक जो आपको पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। सभी ने अपना कार्य किया होगा अच्छे से। यहाँ पर हमारा अब क्या चल रहा है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे? वाक्य। वाक्य दो प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। और हमारे पाठ्यक्रम में किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। ठीक। अब हमने क्या पढ़ा है? रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, जिसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, हमारे दो वाक्य हो गए थे। आज हम क्या देखेंगे? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? इसमें आप ध्यान से सुनेंगे। मिश्र वाक्य में क्या होता है? इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। जिस प्रकार से मैंने संयुक्त वाक्य में आपको बताया कि संयुक्त वाक्य में भी दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और उन्हें किससे जोड़ा जाता है? समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। इसमें भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और ये उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, आया समझ में? मिश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं, दो होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं। प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं। ठीक है, हमें अगर प्रधान उपवाक्य है तो उसे मुख्य उपवाक्य भी कहेंगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि वह मुख्य उपवाक्य भी होता है। फिर ये दूसरा है मिश्रित वाक्य में यह एक ही होता है। ठीक है, इसमें हमारे उपवाक्य तो काफी सारे होते हैं, लेकिन इसमें मिश्र वाक्य में जो हमारा प्रधान उपवाक्य होगा वो एक ही होगा। आगे थर्ड नंबर पे देखेंगे, प्रधान वाक्य पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, यह किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित नहीं होते। तो जो प्रधान वाक्य होते हैं वे अपने में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पे भी आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाते समय इनकी क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो जब हम वाक्य को परिवर्तित करते हैं दूसरे वाक्य में, सरल वाक्य में अगर कर रहे हैं तो क्या होता है कि इसकी क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया होती है तो इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके उदाहरण देखेंगे। यदि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। तो इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है? अवश्य सफल हो जाता। यह इसकी क्या है? मुख्य क्रिया है। सफल होता है, यह मुख्य क्रिया है, तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। तो अगर हम इसको सरल वाक्य में बदलते हैं तो मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो गया? यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है ये परिश्रम करता, ये क्या हो गया? परिश्रम करने पर। तो ये हमारा परिवर्तन हो गया है इसमें, लेकिन जो हमारी मुख्य क्रिया है सफल होता है वो ऐसे के ऐसे ही आ गई है, क्योंकि ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है? ये है। इसकी क्रिया में क्योंकि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। ये इसकी क्रिया हमारी मुख्य क्रिया है। तो सरल वाक्य बनाते समय इसकी क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे आपको समझ में? आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा आता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में क्या होता है कि ये उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये वाक्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते। तो आश्रित वाक्य की सबसे मुख्य विशेषता ये होती है कि ये दूसरे पे आश्रित रहते हैं और अपने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, आगे है
उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं और ये प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से वैधिकरण योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे हमने संयुक्त उपवाक्य हमने संयुक्त वाक्य में बताया है कि वहाँ समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। यहाँ पर वैधिकरण योजकों के द्वारा जोड़ा जाता है वाक्यों को। वैधिकरण योजक कौन कौन से होते हैं हमारे? कि, जो, वह, जिसे, उसे, यदि, तो, जो, वह, वही, जिसे, जैसे, वैसे, जो, वही आदि, ये हमारे वैधिकरण योजक हैं। इनके द्वारा ही हम अपने उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया है? अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे आश्रित उपवाक्य का आरंभ जो, जिसे, यदि, क्योंकि, जिसने, जिससे आदि से होता है। तो क्या है ये हमारे आश्रित उपवाक्य की पहचान है। अगर किसी उपवाक्य में ये शब्द आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा? वो आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, वहां से हमारा आश्रित उपवाक्य प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। ये हमारी पहचान हो जाएगी। हमें उसको आश्रित उपवाक्य को अलग करने में आसानी रहेगी अगर हमें इसकी पहचान मालूम हो जाती है। अब 6 नंबर पे देखते हैं। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाते समय आश्रित उपवाक्य की क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। आश्रित वाक्य की क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रधान उपवाक्य की क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसकी क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। लेकिन आश्रित उपवाक्य में क्रिया जो है, क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। अब इसका यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। तो इसमें जो यहाँ पे वाक्य के शुरू में आ गया है, आरंभ में आ गया है, तो ये पहचान हो गई है कि ये आश्रित उपवाक्य है हमारा। ठीक है, अब इसमें सरल वाक्य बनाते समय देखेंगे धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति धनी है तो यहाँ बन जाएगा धनी व्यक्ति। तो इसमें परिवर्तन आ गया है, लेकिन वह हर चीज खरीद सकता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि प्रधान उपवाक्य है। इसकी क्रिया जो है मुख्य क्रिया है। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर जैसे ही तुम आए बारिश होने लगी। तो यहाँ पे जैसे ही स्टार्टिंग में है, इसके शुरू में आ गया है, तो ये हमारा क्या है? आश्रित उपवाक्य हो गया। ये इतना हमारा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही तुम आए वैसे ही बारिश होने लगी। इसमें वैसे ही आ सकता है, लेकिन यहाँ पे वैसे ही हमारा लुप्त हो गया है, छिप गया है। वो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से हमारे वाक्य आ सकते हैं परीक्षा में। तो इसका सरल वाक्य कैसे बनेगा? तुम्हारे आते ही बारिश होने लगी। तो यहाँ पे परिवर्तन कहाँ गए? तुम आए, और यहाँ तुम्हारे आते ही, क्योंकि ये आश्रित वाक्य है, इसकी क्रिया में परिवर्तन हो गया है। और लेकिन यहाँ पे बारिश होने लगी, तो ये हमारा एज इट इज ऐसे ही रहा है बिल्कुल। हमने इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है क्योंकि हमारा ये प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आश्रित उपवाक्यों के भेद। अब हम यहाँ पर आश्रित उपवाक्यों के भेद देखेंगे। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, इसमें सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य आ जाता है हमारा। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि इसमें जो हमारा प्रधान उपवाक्य है उसमें जो हमारी संज्ञा है, तो आश्रित उपवाक्य में वह कभी कभी संज्ञा के बदले में भी प्रयोग किया जाता है। उसमें
हम उसके संज्ञा के बदले में प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी वहाँ पर सर्वनाम आ जाता है वो संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर कि कभी कभी कर्म के रूप में भी काम करता है। तो जो हमारा आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य के कर्म के रूप में भी काम करता है। अब 3rd नंबर पर संज्ञा वाक्य अधिकतर की से आरंभ होता है। तो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि उसमें अगर की शब्द आ रहा है तो वो संज्ञा उपवाक्य है। कभी कभी की शब्द लुप्त भी हो जाता है। कभी कभी की शब्द लुप्त भी हो जाता है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि कभी कभी ये छिप जाता है, लेकिन हम जब वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें एकदम मालूम हो जाता है कि ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, आगे इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में क्या है, राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो ये की यहाँ पर आ गया है। की से हमारा ये वाक्य शुरू हो जाता है, तो इसका अर्थ क्या है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, पहचान हो गई है हमें, और ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। इसमें क्या है कि राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। लड़ाई क्या है, हमारा कर्म, तो कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। पहचान होती है क्योंकि हम वाक्य पढ़ते हैं तो हमें मालूम हो जाता है यह कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है, और हम क्या है, वो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पर हम क्या है, ये राम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, तो दोनों बातें हो रही हैं, तो ये क्या है, हमारा संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, एक और उदाहरण देखेंगे। तुम नहीं आओगे मैं जानता था। तो इसमें क्या है, इसमें कि छिप गया है, हमारा लुप्त हो गया है। लेकिन अगर इसको पढ़े तुम नहीं आओगे मैं जानता था, तो ये ऐसे भी हो सकता है, मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे। मैं कौन है, यहाँ सर्वनाम है, और यहाँ क्या है, हमारा पुल्लिंग है। पुल्लिंग आदमी है, तो आदमी क्या है, हमारा संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयोग हो रहा है, तुम। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, आपको मालूम हो गया कि इसकी पहचान हम किस तरह से करते हैं। परीक्षा में यही आता है कि संज्ञा उपवाक्य, इसका भेद बताइए, वाक्य को पढ़कर इसके उपवाक्य का भेद बताइए। तो इस तरह से आप अगर पढ़ोगे तो आप एकदम पहचान लोगे कि ये कौन सा भेद है हमारा। तो क्या है, यहाँ पर की लुप्त हो गया है, लेकिन ये फिर भी हमारा संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे हमारा आता है विशेषण उपवाक्य। ठीक है, विशेषण उपवाक्य में देखेंगे, यह प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, उसमें तो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आश्रित उपवाक्य में, विशेषण आश्रित उपवाक्य में ये प्रधान उपवाक्य की विशेषता को बताते हैं। जो उसमें संज्ञा और सर्वनाम होते हैं ना, प्रधान उपवाक्य में उसकी विशेषता बताते हैं। और इसकी पहचान क्या है, इसका आरंभ जो होता है, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिनको, जिनके लिए आदि से होता है। इनकी पहचान है कि अगर कोई वाक्य इन शब्दों से शुरू हो रहा है तो वो हमारा विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, ये इनकी पहचान है। अब इनका उदाहरण देखेंगे। जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, या इस तरह से भी हो सकता है, वे पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे। तो यहाँ पे देखिए, ये वाक्य जो से शुरू हुआ है, और ये अंत में आ गया वाक्य, ये भी जो से शुरू हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये विशेषण उपवाक्य है। ये पहचान हो गई है। इसमें पैसे की विशेषता बताई जा रही है कि वे पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे। ठीक है, पैसे की विशेषता है इसमें कि कौन से पैसे खर्च हुए हैं, जो मुझे मिले थे वे खर्च हो गए हैं। इसमें विशेषता बताई जा रही है, और इसमें पहचान भी हो गई कि जो से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, इसमें एक और उदाहरण देखेंगे। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। यहाँ जिसने से शुरू हो गया,
तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। पहचान हो गई है। इसका भेद क्या है हमारा, कि यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो आदमी की विशेषता बताई जा रही है। प्रधान वाक्य क्या है, ये इसमें आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि जिसने कल चोरी की थी वह वो आदमी है। ठीक है, इसमें विशेषता बताई जा रही है। तो इसलिए कौन सा वाक्य का भेद हो गया, ये विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे, जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो यहाँ जो से शुरू हुआ, तो ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये विशेषण है या संज्ञा है, उससे अवश्य सफलता मिलती है। तो इसमें आदमी के बारे में बताया जा रहा है, बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि उसे अवश्य सफलता मिलती है। यहाँ उसे की वो विशेषता बताई जा रही है कि उसे किसे सफलता मिलती है, उसे सफलता मिलती है जो मेहनत करता है। इसकी विशेषता इसमें बताई जा रही है। तो इसलिए हमारा क्या है, ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया है। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण आ जाता है। अंत में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताई जाती है। तो उसमें विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, उसमें तो आपको संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, लेकिन इसमें संज्ञा और सर्वनाम की जो क्रियाएं होती हैं उनकी विशेषता बताई जा रही है। जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया होती है उसकी विशेषता हमारे आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है। तो इसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। इसका आगे देखेंगे। अब ये देखेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य का आरंभ जब, यदि, ज्यों ही, जिस तरह, जहाँ, किधर, जिस जगह है, जैसे, ताकि, जितना, यद्यपि, इन सब से हो रहा है तो हमारा क्या है, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये हमारी पहचान है। अगर हमारा उपवाक्य इन शब्दों से शुरू हो रहा है तो हमारा ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, इसकी पहचान हो गई है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। तो इसमें क्या है कि ये यदि से शुरू है तो ये हमारा आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसकी तो पहचान होगी क्योंकि यदि से शुरू हो गया है। और लेकिन इसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि उपज बढ़ जाती, वर्षा अच्छी होती। अगर वर्षा अच्छी होती तभी हमारी उपज होती। तो ये इसकी विशेषता है कि वर्षा अच्छी हो रही है तभी हमारी उपज अच्छी हो रही है, बढ़ रही है वो। तो इसकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा उपवाक्य हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया। आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। हाँ, क्रिया विशेषण भी 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिया विशेषण के भेद देखेंगे। क्रिया विशेषण हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण में भी हम पहचान तभी होती है जब इनको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्रिया विशेषण के प्रकार भी हमें आने चाहिए कि ये कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इसमें 5 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले कालवाचक उपवाक्य, स्थानवाचक उपवाक्य, रीतिवाचक उपवाक्य, परिमाणवाचक उपवाक्य, परिणामवाचक उपवाक्य। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें सबसे पहले कालवाचक उपवाक्य देखते हैं। ठीक है, यह समय सूचक होता है। इस उपवाक्य में जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो हमें एक समय का बोध होगा, समय की जानकारी होगी। क्रिया जिस समय हो रही है उसकी विशेषता का बोध होता है, उसकी विशेषता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे इसका हम देखेंगे उदाहरण। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। तो यहाँ मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जब से शुरू हो गया है तो ये हमारा आश्रित क्रिया विशेषण वाक्य हो गया। ये तो पहचान हो गई है। लेकिन इसमें जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है।
तो इसमें कब वर्षा हो रही थी, इसमें अधिकतर क्या होता है, कब का हमें उत्तर मिल जाता है कि इसमें समय बताया जा रहा है कि कब वर्षा हुई थी, जब वह घर पहुंच गया था। इसमें समय की विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें समय का बोध हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैं विद्यालय गया दीक्षा शुरू हो गई, तो इसमें भी जैसे ही शुरू हुआ है, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है, ये पहचान हो गई है। तो ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि इसमें भी समय बताया जा रहा है कि परीक्षा कब शुरू हुई है, जैसे ही वो विद्यालय पहुंचा, जैसे ही विद्यालय गया परीक्षा शुरू हो गई, तो इसमें भी समय का बोध हो रहा है, हमें समय के बारे में पता चल रहा है, तो ये भी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी पहचान, कि इसकी हमें पहचान कैसे होगी। तो अगर किसी उपवाक्य में जैसे ही, जब, ज्यों ही ये शब्द आ रहे हैं, तो हमें एकदम पहचान लेना है कि ये कालवाचक या काल सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं स्थानवाचक उपवाक्य। अब स्थानवाचक उपवाक्य में क्या होता है, स्थानवाचक उपवाक्य में स्थान के बारे में बताया जाता है, स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, क्रिया होने के स्थान की विशेषता बताई जाती है। इसमें क्रिया के स्थान की विशेषता का बोध होता है। अब उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण है हमारा, वहां इस वर्ष अकाल पड़ सकता है जहां वर्षा नहीं हुई। तो इसमें क्या हो गया कि जहाँ पर वर्षा नहीं हुई है वहाँ अकाल पड़ सकता है। यहाँ पर हमें स्थान का बोध हो रहा है कि कहाँ का यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है। तो अगर हमें कहाँ का उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक है, इसमें अब देखेंगे, जिधर तुम जा रहे हो उधर आगे रास्ता बंद है। तो यहाँ पे जिधर से शुरू है, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। तो कौन सा है, यहाँ पे स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि उधर रास्ता बंद है। तो कहाँ रास्ता बंद है, कहाँ का हमें उत्तर मिल रहा है कि जिधर तुम जा रहे हो। तो ये कौन सा हमारा उपवाक्य हो गया कि हमारा ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें स्थान का बोध हो रहा है, वो हमारा स्थानवाचक उपवाक्य होता है। अब आगे इसकी पहचान देखेंगे। इसमें पहचान में क्या है कि वाक्य के आरंभ में जहाँ, जिधर, जिस जगह है, अगर ये शब्द आ रहे हैं, तो वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ये पहचान है, अगर वो वाक्य के आरंभ में ये शब्द आ गए, तो हमें पहचान लेना है कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब आ गए हैं रीतिवाचक उपवाक्य। अब यहाँ पर रीतिवाचक उपवाक्य देखेंगे। रीतिवाचक उपवाक्य में क्या होता है, यह हमें क्रिया के होने के तरीकों की विशेषताओं का बोध कराते हैं। तो अर्थात ये कि ये हमें क्या करते हैं, इसमें क्रिया के होने का तरीका हमें पता चलता है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे कि बच्चे वैसा करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। तो कैसा करते हैं बच्चे, जैसा उन्हें सिखाया जाता है। यह हमें तरीका मालूम हो गया है कि बच्चे कैसा कार्य करते हैं। तो जैसे उन्हें सिखाते हैं, तो यह जैसे से हमारा वाक्य शुरू हो गया है। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ से हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है और ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। इसमें हमें कार्य के तरीके का पता लग रहा है कि बच्चे कैसा कार्य कर रहे हैं। तो ये कौन सा हमारा उपवाक्य है, हमारा ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब इसको देखेंगे, वह उसी प्रकार पढ़ता है जैसा उसके अध्यापक पढ़ाते हैं। तो इसमें वह किस प्रकार पढ़ता है, उसमें क्या विशेषता बताई जा रही है, जैसा उसके अध्यापक पढ़ाते हैं। तरीका मालूम हो रहा है कि वे किस प्रकार पढ़ रहा है। तो किस प्रकार का इसमें हमें उत्तर मिल रहा है। तो ये हमारा कौन सा उपवाक्य है, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण
उपवाक्य है। इसमें हमें क्रिया के तरीके का पता चल रहा है कि क्रिया कौन से तरीके से हो रही है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। आगे इसकी पहचान देखेंगे कि वाक्य के आरंभ में जैसा, जिस तरह, जैसे अगर ये शब्द आ रहे हैं तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। आप अगर ये शब्द देख रहे हैं तो एकदम से पहचान लोगे कि ये हमारा कौन सा उपवाक्य है। ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया है। आगे देखते हैं हम परिमाणवाचक उपवाक्य। परिमाणवाचक उपवाक्य में कहते हैं यह क्रिया की मात्रा का सूचक होता है। यह हमें क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, अर्थात क्रिया की मात्रा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्रिया की मात्रा पता लगती है कि क्रिया कितनी हो रही है। तो इसका यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा होना कठिन हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ जैसे जैसे शुरू है तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य की इसमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, मात्रा पता लग रही है हमें क्रिया की कि क्रिया में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा होना कठिन हो जाएगा। इसमें मात्रा का पता लगे कि गर्मी बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, धूप में खड़ा होना कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मात्रा पता लगी है, तो फिर यहाँ पे कौन सा उपवाक्य हो गया हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। ये यहाँ से यहाँ हमारा प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, ये इसकी क्रिया है। क्रिया की विशेषता पता लगेगी जैसे 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 गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा होना कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे उसने जितना परिश्रम किया उतने ही अच्छे अंक मिले। तो यहाँ पे जितना जो है हमारा यहाँ मध्य में आया है, बीच में आया है, तो यहाँ पे क्या है हमारा आश्रित वाक्य है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि ये जरूरी नहीं है कि आपका शुरू में ही आए, ये वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं शब्द। व्यधिकरण योजक जो शब्द होते हैं वो मध्य में भी आ सकते हैं वाक्य के। तो आपको लेकिन पहचान करनी है कि ये कौन सा उपवाक्य है। तो यहाँ पे जितना आ गया है तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है, ये पहचान हो गई। और कौन सा उपवाक्य है कि उसने जितना परिश्रम किया, मतलब कि वो जितना परिश्रम करेगा उसे उतने ही अच्छे अंक मिले। तो यहाँ पे अच्छे अंक मिलने की विशेषता हो रही है कि अच्छे अंक कब मिले उसे, जितना उसने परिश्रम किया। कैसे मिले, जितना मतलब जितना अधिक उसने परिश्रम किया उतने ही अधिक उसे अंक मिले हैं। मात्रा पता लग रही है कि किस मात्रा में कार्य हो रहा है, मतलब कितना जितना कार्य हुआ है उतना ही अंक उसे मिले हैं। तो यहाँ पे कौन सा उपवाक्य हो गया हमारा उपवाक्य हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, ये आपको पहचान में है, आ गया है। अब इसकी पहचान और करेंगे। जैसे जैसे, जितना, जितनी, इन सब से अगर हमारा वाक्य आरंभ हो रहा है, अगर ये शब्द वाक्य के मध्य में भी आ रहे हैं तो ये हमारा कौन सा उपवाक्य होगा, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, इसकी पहचान आपको हो गई है। अब आगे अंत में हमारा आता है परिणामवाचक उपवाक्य। परिणामवाचक उपवाक्य किसे कहते हैं, यह कार्य के परिणाम का सूचक होता है, अर्थात इसमें कार्य के कारण का बोध कराया जाता है। ठीक है, इसमें हमें अपनी क्रिया के कारण का पता लगता है कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। अगर हम ये क्रिया कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, तो हमें ये पता चलता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि मैं पढ़ा होता तो अवश्य सफल हो जाता। तो इसमें ये वाक्य यदि से शुरू हुआ है तो ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, ये हमारी पहचान है कि यदि से, यदि, जो, जिसे, जितना, इन सब से शुरू हो रहा है तो हमारा आश्रित वाक्य होता है। तो यहाँ पे यदि से शुरू हो गया है तो ये हमारा आश्रित वाक्य है। लेकिन कौन सा वाक्य भेद हमें देखना है। तो यदि मैं पढ़ा होता तो अवश्य सफल हो जाता। तो इसका परिणाम क्या होता है पढ़ने का मेरा,
कि मैं सफल हो जाता। अगर मैं पढ़ता तो क्या होता, सफल हो जाता, तो इसका परिणाम हमारा सफल होना हो जाता। तो इसकी विशेषता बताई जा रही है वहाँ पर, इसका परिणाम बताया जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा उपवाक्य हो गया, हमारा परिणामवाचक उपवाक्य, यह हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे, यद्यपि तुम बहुत होशियार हो तो भी मुझसे नहीं जीत सके। तो यहाँ ये यद्यपि से शुरू है, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यद्यपि वैसे तो बहुत होशियार है लेकिन फिर भी मुझसे नहीं जीत सकते। तो इसकी विशेषता बताई जा रही है इसमें। इसका परिणाम क्या है कि वह होशियार तो है लेकिन फिर भी वो नहीं जीत सका। तो इसमें इसका परिणाम ये बताया जा रहा है। तो ये यद्यपि से शुरू है, तो ये क्या है, हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। कौन सा आश्रित उपवाक्य है, ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है सब। ये सारे वाक्य के भेद आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसकी पहचान देखते हैं। यदि, यद्यपि, ताकि आदि से आरंभ होने वाले वाक्य परिणामवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। ठीक है, अगर हमारा वाक्य इनसे आरंभ हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे परिणामवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, इसकी पहचान हो गई आपको। अब आपको वाक्य के भेद पता लग गए हैं, क्रिया विशेषण के भेद पता लग गए हैं, और आपको आश्रित उपवाक्यों के भी भेद मालूम हो गए हैं। तो आपको वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको इन सब की मैंने पहचान बता दी है। सब वाक्य को आप आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरे वाक्य में भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। आपको अच्छे से वाक्य समझ में आ गए हैं। आप अपना गृह कार्य करेंगे, मैं आपको वाक्य परिवर्तित करने के लिए भी दूंगी, और वाक्य के जो भेद हैं, भेद भी आप पहचान लोगे कौन से भेद हैं। तो वाक्य के भेद पहचान कर भी लिखेंगे आप गृह कार्य में। आपको वर्कशीट दूंगी, वर्कशीट में आपका गृह कार्य होगा, वो आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। साई राम।